आज हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड में सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स हैं। इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम को देखते जाना है और इसमें सारे स्टेप्स याद हो जाएंगे। आपको सारा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी इंशाल्लाह वैसे ही आपने पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो होता है ना वो थायरोग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है ना उसकी सिंथेसिस होती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ये होता है कि जो थायराइड फॉलिकल एपिथेलियल सेल्स होता है ना इसके अंदर टायरोसिन से ये थायरोग्लोबुलिन की सिंथेसिस होती है और ये ल्यूमन के अंदर आ जाती है। ठीक है, सेकंड स्टेप में जो है ना वो आयोडाइड आयंस जो होते हैं वो सोडियम पोटाशियम को ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आयोडाइड आयन जो है वो थायराइड फॉलिकल के अंदर आ जाता है। सेकंड है आगे थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है कि आयोडाइड आयन जो है वो पेरोक्सिडेज एंजाइम के ज़रिए कन्वर्ट हो जाता है इनटू द आयोडीन। ठीक है, इसके बाद इसकी सेकंड स्टेप में जो होता है ऑर्गेनिफिकेशन होती है। ऑर्गेनिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि जो आयोडीन होती है वो टायरोसिन कंपोनेंट ऑफ थायरोग्लोबुलिन जो होता है उसके साथ अटैच हो जाता है और ये बनाता है मोनो आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन। ठीक है, तो इसमें ये दोनों आगे नेक्स्ट स्टेप होता है कपलिंग का। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि या तो दो डाई आयोडोटायरोसिन जो होता है वो कंबाइन होते हैं और थायरोक्सिन बना देते हैं T4 और जो या फिर मोनो आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन मिलके ट्राई आयोडोटायरोसिन बना देते हैं T3। ठीक है, ये अब ये हार्मोन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। फॉर्मेशन जो होती है वो ल्यूमन के अंदर होती है। ये एंडोसाइटोसिस के ज़रिए जो होते हैं इनसाइड ऑफ द सेल मूव कर जाती है। ये सेल्स जो हार्मोन्स जो होते हैं ना जिस तरह सेल के अंदर स्टोर रहते हैं जब स्टिमुलेशन होती है फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है ना TSH रिलीज़ होता है वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और उसको कहता है कि वो हार्मोन्स को जो है ना वो रिलीज़ कर दे T4 T3। अब ये सर्कुलेशन में आ जाता है। T3 जो होती है वो एक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है, और जो T4 जो होती है ना वो पेरिफेरी पे कन्वर्ट हो जाती है इनटू T3। ठीक है, अब जब T4 T3 जो होती है ना वो थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स के ज़रिए जो होते हैं ना मूव करती हैं। अब इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि जब हिपैटिक फेलियर होता है कि हेपेटाइटिस वगैरह इस तरह की कोई डिज़ीज़ होती है तो ये थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स जो होते हैं ना इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, इसमें लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसी वजह से जो टोटल थायराइड हार्मोन्स जो होता है ना वो भी कम हो जाता है, लेकिन जो फ्री हार्मोन होता है वो उसका लेवल जो होता है वो नॉर्मल रहता है। इसी तरह प्रेगनेंसी में भी ये जो थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन होती है इसका लेवल इंक्रीज़ होता है, तो इसी वजह से टोटल इंक्रीज़ होता है। ये एक MCQ आ सकता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो थायराइड में थायराइड हार्मोन कौन सा लेवल इंक्रीज़ होता है, तो टोटल इंक्रीज़ होता है जबकि फ्री नॉर्मल रहता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखना है कि ये थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल किस तरह से होता है, इसका रेगुलेशन किस तरह से होता है। तो रेगुलेशन जो है वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से होता है। हाइपोथैलेमस से ना TRH रिलीज़ होता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH रिलीज़ होता है। TSH जो होता है वो साइक्लिक AMP के थ्रू एक्ट करता है और थायराइड हार्मोन को ऑर्डर देता है वो T3 T4 प्रोड्यूस करे। इसी तरह जब थायराइड हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ये नेगेटिव फीडबैक के तौर पर एक्ट करता है। TRH के जो रिसेप्टर्स होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर उसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक देता है कि वो TSH प्रोड्यूस करना कम करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती हैं ये सिमिलर होती हैं IgG की तरह, और ये जो होती है ना जहाँ पे TSH ने आके एक्ट करना था थायराइड के ऊपर वहाँ पे ये जाके अटैच हो जाती हैं रिसेप्टर्स के साथ और जो है ना थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देती हैं। ये ग्रेव डिजीज़ में ऐसा होता है। ठीक है, इसी तरह जब थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा हो जाएंगे तो नेगेटिव फीडबैक देंगे और TSH का लेवल कम होगा। इसी वजह से ग्रेव डिजीज़ के अंदर हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा होता है जबकि TSH का लेवल जो है वो कम होता है। उसके बाद है नेक्स्ट है एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। एक्शन में जो है ना सबसे पहले ग्रोथ के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, ग्रोथ में बोन की फॉर्मेशन करवाता है, बोन की मेच्योरेशन करवाता है। ठीक है, अब इसकी जैसे ही क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो होता है ना उसके साथ ये मिल के ये काम कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर किस तरह से एक्ट करता है कि जो पेरीनेटल पीरियड होता है इसमें ये ब्रेन की डेवलपमेंट करा रहा होता है, ख़ासतौर पर CNS की मेच्योरेशन में इन्वॉल्व होता है। अगर इसमें जो है ना इसमें डेफिशिएंसी होगी तो इरिवर्सिबल मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर हम अर्ली इसकी डिटेक्शन कर लें और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे दें तो इसमें फ़ायदा होता है वरना नहीं होता।
अडल्टहुड में क्या करता है कि हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म कॉज करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये क्या करता है कि बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं हार्ट के ऊपर, हम सबको पता है कि इसकी अप रेगुलेशन करवाता है। इसी वजह से हम जो हाइपरथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट देते हैं उसमें जो है वो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स देते हैं, उसमें प्रोपेनोलॉल दे रहे होते हैं, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी ये बढ़ाता है, ऑक्सीजन की कंजप्शन को भी बढ़ाता है, बट ऑल ऑर्गन एक्सेप्ट ब्रेन, गुनेड्स एंड स्प्लीन, ठीक है। और टेम्परेचर की रेगुलेशन में इन्वॉल्व हो रहते हैं। ये ऑक्सीजन की कंजप्शन को किस तरह से बढ़ाता है कि ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की सिंथेसिस को बढ़ा देता है, और जिसकी वजह से जैसे जैसे सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव काम करता है तो उसके साथ ऑक्सीजन की कंजप्शन भी होती है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या काम करता है? कार्डियोवास्कुलर में हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है और हाई आउटपुट हार्ट फेलियर भी हो सकता है अगर ज़्यादा हो तो। इसके अलावा वेंटिलेशन जो होते हैं ना उसको भी इंक्रीज़ करता है। मेटाबॉलिक रेट में जो है ना ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट को जो होता है ना ये इंक्रीज़ करता है, और इस वजह से ना ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन जो होती है ना जीआईटी से उसको भी इंक्रीज़ करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इंक्रीज़ करता है, ग्लूकोजेनेसिस को इंक्रीज़ करता है, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन को इंक्रीज़ करता है, लाइपोलाइसिस को इंक्रीज़ करता है, और प्रोटीन सिंथेसिस और डिग्रेडेशन उसको भी इंक्रीज़। ओवरऑल इसका इफेक्ट जो होता है ना वो कैटाबॉलिक होता है। इसी तरह इसकी पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म कॉज होता है। हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म जो होता है ना इसमें मतलब जाहिर सी बात है जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो हाइपरथायराइडिज्म होगा, जब प्रोडक्शन कम होगी तो हाइपो। इसमें सबसे पहले सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स में मेटाबॉलिक रेट जो होता है ना हाइपर के अंदर ज़्यादा होता है, वेट लॉस होता है, डायरिया होता है इसमें, और हीट प्रोडक्शन स्वेटिंग होती है, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है, डिस्निया होता है, पेशेंट को ट्रेमर्स हो रहे होते हैं, और एक्सेप्थलमोस और ग्वाइटर होता है, ठीक है। हाइपो में इसका से एग्जैक्टली उल्ट होगा, ठीक है। और इसी तरह कॉजेज़ में हाइपर की कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं? ग्रेव डिसीज़ हो सकती है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ठीक है। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं टीएसएच रिसेप्टर्स, मैं हम पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद थायराइड न्यूप्लाज्म हो सकता है, ठीक है। हाइपो के अंदर थायराइडाइटिस हो सकता है, उसमें ऑटो इम्यून भी आ सकता है, हाशिमोटोस थायराइडाइटिस आ सकता है। इसके अलावा सर्जिकल रिमूवल हो सकता है, इसकी वजह से थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो सकती है। क्रिटिनिज्म हो सकता है, उसमें टीआरएच और टीएसएच की डेफिशिएंसी होती है, या लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद टीएसएच का लेवल जो होता है ना हाइपर के अंदर कम होता है और हाइपो के अंदर ज़्यादा होता है। उसकी रीज़न भी इसने बता दी है कि इसमें नेगेटिव फीड जो हाइपर होता है ना उसके अंदर नेगेटिव फीडबैक होता है, वो रिसेप्टर्स जो होते हैं ना टीआरएच रिसेप्टर्स ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी उसके ऊपर एक्ट करते हैं और टीएसएच जो होता है ना उसका लेवल को कम करवा देता है। इसी तरह जब थायराइड हार्मोन्स कम होंगे तो ये नेगेटिव फीडबैक जो है वो कम हो जाएगा, तो इसी वजह से टीएसएच लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं? हाइपरथायराइडिज्म के अंदर प्रोपाल थायरोयूरेसिन देते हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि जो है ये पर ऑक्सीडेज एंजाइम था ना यहाँ पे जो ऑर्गेनिफिकेशन करवा रहा था और आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर रहा था, इसको इनिबिशन करवा देता है, तो इस थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस को रोक देता है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन सर्जरी होते हैं, थायराइडेक्टमी कर सकते हैं, आयोडाइड से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं थायराइड को, और बीटा ब्लॉकर्स जो देते हैं एमर्जेंट थेरेपी के तौर पर कि उसकी जो बीटा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं हार्ट के अंदर उसको डाउन रेगुलेट कर सकें, ठीक है, और हार्ट रेट को कंट्रोल किया जा सके। हाइपो के अंदर क्या कहते हैं कि हम इसमें थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थायरॉक्सिन वगैरह देते हैं।